नमस्कार। विक्टिम कॉम्पेंसेशन को लेकर अब भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। एग्जाम्पल कि जो पुराने वाले थे जिसको हम कहते थे हिमाचल प्रदेश विक्टिम ऑफ क्राइम कॉम्पेंसेशन स्कीम 2012 या फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम अगेन 2012 और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन टू वीमेन विक्टिम स्कीम 2016, इन सब का क्या होगा? तो इनका आंसर मैं आपको यही कहता हूं कि नोटिफिकेशन जो हमारे होम डिपार्टमेंट से आया हिमाचल प्रदेश का, उसमें गवर्नर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ जब स्कीम 2019 निकाला तो इन तीनों को रिपील कर दिया। नतीजन जो भी हमारे चाइल्ड एंड डिपार्टमेंट थे, जैसे हमारे CWC डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट है, या DPO है, CWC है, इन सब ने अपनी सारी पेंडिंग फाइलें जो हैं वो सेक्रेटरी DLSA को दे दी। और अगर हम इस स्कीम को पढ़ें तो उसके ही लास्ट क्लॉज में लिखा गया है कि जितने पेंडिंग हैं उसमें अब ये नया वाला स्कीम ही लगेगा। वैसे सुरेश और मनोहर की जजमेंट अगर हम पढ़ें तो उसने बोला है कि केरला का और हिमाचल का आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। ये मैंने केरला का आप देख सकते हैं विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम निकाल रखा है, और ये दूसरी तरफ मेरे पास हिमाचल का भी आप देख सकते हैं विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है। अब ये दो ही प्रिवेल करेंगे, इन दोनों में से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन से प्रिवेल करेंगे? तो इतने में 2018 का एक नालसा का भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करता था, तो उसका क्या होगा? यानी कि ये तो हम समझ गए कि हिमाचल प्रदेश के जो 2012 के स्कीम थे या 2016 के, वो 2019 के बाद खत्म हो गए और पेंडिंग सारे मामले हमारे पास ही आ गए हैं। अब हम ही उसमें डिसबर्स करेंगे। ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है 2019 का, वो ज़्यादा वाइड है, उसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। लेकिन जहां पर भी पोक्सो के माइनर विक्टिम आ जाते हैं वहां सेक्शन 33 सबसेक्शन 8 पोक्सो के कारण और जो 2020 के हमारे रूल्स हैं पोक्सो के, उसके कारण हमारे सारे मैट्रिक्स लर्नेड स्पेशल जज यानी लर्नेड सेशन रैंक के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि लर्नेड हमारे सेशन जज स्पेशल कोर्ट, वो ही पोक्सो के अंदर सेक्शन 33 सबसेक्शन 8 में एंटरिम मेजर दें और फाइनल कंक्लूजन में दें, वो सारा उनके पास ही। ठीक है, ये बात ज़रूरी है कि जितने भी SHOs हैं या कोई भी डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्टली सेक्रेटरी को एक कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए, और DLSA अथॉरिटी को कोई भी FIR दर्ज होता है तो उसके पीछे रीज़न है। कोई भी FIR दर्ज होते ही आप हमारे पास भेजेंगे और उसके साथ मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लगाएंगे कि इसको कितने विक्टिम को कितनी चोट लगी है, कितनी सीवियरिटी है, तो ही हम वेरीफाई कर पाएंगे और विक्टिम आइडेंटिफाइबल है। और आपको क्या लगता है, क्या उसको एंटरिम रिलीफ देना चाहिए? तो कंफ्यूजन आती है, एंटरिम रिलीफ क्या मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन होता है? ऐसा नहीं है। क्या मेडिकल एड है, फर्स्ट एड फैसिलिटी है, रिहेबिलिटेशन। आप देखें कि हम विक्टिम कहीं भी नहीं लिखा, केवल विक्टिम वर्ड नहीं है, फिजिकल या मेंटल इंजरी वाले जिसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है वो विक्टिम है, चाहे कॉम्पेंसेशन स्कीम ले लें या नालसा का कॉम्पेंसेशन स्कीम 2018 ले लें। यानी हिमाचल का 2019 और नालसा का 2018, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो नालसा का लास्ट क्लॉज पढ़ें, उसमें साफ लिखा हुआ है नालसा प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर हम नालसे वाले को ध्यान से देखें, वो वीमेन स्पेसिफिक है, रेप स्पेसिफिक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस स्पेसिफिक है। यानी कि अगर लड़कियों के रेप में हिमाचल ने कम दिया है और नालसा ने ज़्यादा दिया है तो नालसा वाला प्रिवेल करेगा। मनोहर और सुरेश की जजमेंट को अगर हम पढ़ें, अगर आपका स्टेट केरला के जितना बेनिफिशियल नहीं है तो बाकी जगह केरला फॉलो होगा रेप के केसेस में। जहाँ कोई डिसेबिलिटी या कुछ ऐसा है तो टेकन एलियस टेकाराम। इससे थोड़ा सा विक्टिम जूरिस्प्रूडेंस कंफ्यूजन से भर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिक इंटेंट बड़ा क्लियर है, मिसयूज नहीं होने देना है। कोई भी अगर मिसयूज करता है तो वो एज इफ इट इज लैंड रेवेन्यू उसको रिकवर भी किया जा सकता है। इसके लिए प्रोसिक्यूशन और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के बाद सेक्रेटरी DLSA को इंटीमेट करते रहें। और इसी तरह अगर कोई कन्विक्शन के बाद लर्नेड ट्रायल कोर्ट जो है कॉम्पेंसेशन 357 सबसेक्शन 3 में ऑर्डर करती है, वो डायरेक्टली रिमिट हो जाएगा DLSA को। इन बातों का भी ध्यान रखना है। एक्यूज के इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर भी बड़ा कन्फ्यूजन है। कई बार ये एक्जियोमेटिक हो जाता है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेहताब के केस में ये कह दिया कि कई बार आपको, और अंशुमन गायकवाड़, आप गायकवाड़ का भी केस देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि कई बार रिकमेंड करने के बावजूद
जो है एक्यूज की फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको 25,000 तो देते हैं, पर रिहेबिलिटेशन के लिए 1 लाख चाहिए, तो बाकी के 75,000 के लिए आप डीएलएस से को ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि कस्टोडियन सेक्रेटरी ही होता है सारे फंड का। तो इसीलिए 25 आपने एक्यूज से दिला दिए, तो एक्यूज से कैसे दिलाए, कोई गैस एस्टिमेट नहीं करना है, कोई भी चीज़ आर्बिट्री नहीं हो सकता, इट विल बी हिट बाय आर्टिकल 14। इसीलिए एक्यूज का भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये एक्जियोमेटिक है। इसीलिए एसएचओ जो आजकल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको विक्टिम और एक्यूज के इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटस का पूरा डिटेल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं आपको सोचना है कि अगर विक्टिम जो है आइडेंटिफाइबल नहीं है या एक्यूज का ही पता नहीं चला, मान लो अनट्रेस्ड रह गया, तो विक्टिम का आइडेंटिफाइबल नहीं होगा तो हम किसको देंगे, फिर तो हम पैसा ही नहीं दे सकते। विक्टिम का ये मतलब नहीं जो मर गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी, उसकी विडो, उसके बच्चे, इस तरह। और एक्यूज अगर अनट्रेस्ड भी रह गया या एक्विटल भी हो जाती है, लेकिन आपने कोऑपरेट किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे सारे केसेस में आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। माइनर के केसेस में परसेंटेज जो बढ़ जाता है 50% से ज़्यादा हो जाता है, और वीमेन के केस में मैंने आपको बताया नालसा हम फॉलो करते हैं अगर वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर वो हिमाचल प्रदेश के स्कीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, नहीं तो हम हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के स्कीम को फॉलो करते हैं। देयर एंड देन पैसा रिलीज करने का 5 से 10,000 तक का पावर है, वो भी हम डिजिटल मोड से आपके जमा करा देते हैं। उसके बाद 7 दिन, उसके बाद 60 दिन, 7 और 60 डेज में हम 25% और फिर फुल अमाउंट रिलीज करते हैं। बेसिक पर्पस है आपको रिहेबिलिटेट करने का, विक्टिम ठगा ना महसूस करे इस सिस्टम में। और इसीलिए अब हमने अपने नालसा के मोबाइल ऐप भी बनाए हैं, आप उसके थ्रू डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। सुओ मोटो भी सेक्रेटरी और लर्नेड चेयरमैन डीएलएसए को पावर दी गई है, और हम कोशिश करते हैं कि माइनर के केसेस में हम डायरेक्टली पूरा पैसा रिलीज़ ना करें, कुछ पैसा एफडी में रखें और कुछ पैसा रिलीज़ करें। और लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पर अल्टीमेटली आपकी नीड पे है कि डिस्क्रिप्शन यूज़ किया जा सकता है और सारा का सारा पैसा आपको दिया जा सकता है। इंटरेस्ट जो भी एफडी जमा कराए उसका इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में ही सीधे आता है। इसीलिए विक्टिम का बैंक अकाउंट भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए समरी इंक्वायरी कि इस हद तक किया जा सकता है। विक्टिम को आइडेंटिफाई कैसे करना, उसको चोटें कितनी लगी, कितने एक्चुअल पैसे की ज़रूरत है, यानी कि गैस नहीं होना चाहिए, गैस वर्क, अल्टीमेटली रियल न्याय होना चाहिए कि कितने पैसे की ज़रूरत है, ये सब बातें। और स्टेल केसेस में ये मना हो सकता है, आपको याद रखना है। और अगर आप कोऑपरेट नहीं करते तो भी आपको ये मना हो सकता है। तो कहाँ पर ये मना हो सकता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर विक्टिम कॉम्पेंसेशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इसका प्रोसीजर जो है विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के क्लॉज 6 में दे रखा है, और ड्यू इंक्वायरी करने का भी पावर है। और नालसा के तो उसमें ये लिखा है कि इवेंट सेक्रेटरी या लर्नेड चेयरमैन किसी भी कोर्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं और कोर्ट को इस चीज़ में असिस्ट करना होगा। तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट्स यानी ट्रायल कोर्ट के रिकमेंडेशन पे या सुओ मोटो या एप्लीकेशन पे किसी भी तरीके से इस पैसे को रिलीज़ किया जा सकता है, ठीक है। और मोटर व्हीकल एक्ट में क्योंकि अलग से ट्राइब्यूनल है, इसीलिए हम इस एक्ट के अंदर रिलीफ नहीं देते। लेकिन जहाँ तक आपको ये गलतफहमी है कि केवल पैसा नहीं, आपका इलाज, आपका आने जाने का, विक्टिम का आने जाने का खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट, और आपको पता है रेप के केसेस में तो 376 या ABCDE या फिर इवन 326A एसिड अटैक में फ्री ऑफ कॉस्ट 100% मेडिकल ट्रीटमेंट है। प्राइवेट मेडिकल वाले भी मना नहीं कर सकते, नहीं तो उनके खिलाफ दंड भी है। गलत काम करने पर ये पैसे आपसे रिफंड किए जा सकते हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इसीलिए DLSA को इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग करे, और उसके बाद हम आपको एक नेचुरल जस्टिस का मौका देंगे, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। हैरानी की बात है कि कॉम्पेंसेशन स्कीम जो स्टेट का है उसमें 12 महीने का लिमिटेशन है, लेकिन अगर आप नालसा का देखें तो नालसा में अलग है। तो कॉन्फ्लिक्ट में आपको पता है नालसा ही प्रिवेल करेगा, और नालसा में ज़्यादा पीरियड है तो नालसा प्रिवेल करेगा। वहाँ 3 साल है और यहाँ केवल 12 महीने यानी 1 साल है। लेकिन नालसा वीमेन स्पेसिफिक है और ये जेंडर न्यूट्रल है, इस बात का ध्यान रखें। सेक्रेटरी से अगर आप अपील करना चाहते हैं, आप खुश नहीं हैं उनके रिकमेंडेशन पे, तो डेफिनेटली चेयरमैन साहब के पास आप जा सकते हैं। उसके बाद लेकिन सालसा फाइनल अथॉरिटी है, उससे ऊपर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और 13 का 3 जो बताता है विक्टिम कॉम्पेंसेशन हिमाचल वाला कि जितने भी पेंडिंग केसेस है उस पर यही लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें शेड्यूल दे रखा है क्लॉज 2E एंड 6 का 6। अगर हम स्कीम 2019 देखें
तो इसमें पूरा लिस्ट दे रखा है कैसे कैसे देना है। 14 साल से नीचे के बच्चे को हम 50% बढ़ा के देते हैं, ठीक है। ये सारी बातें, एप्लीकेशन का फॉर्मेट मोबाइल ऐप में भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब आप, मेरे को लगता है काफ़ी हद तक आपको ये पुराने जो 2012 या 2016 के थे वो तो रिपील हो गए, और 2018 का जो नालसा का है और हिमाचल का 2019 उसमें नालसा प्रिवेल करेगा। और पोक्सो में आपको पता है 33 का पोक्सो एक्ट और 2020 के रूल्स के हिसाब से हमारे पोक्सो वाले रूल प्रिवेल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।